डेली सालार डिजिटल पर मैं सबीहा फातिमा आप सभी को खुशामदीद कहती हूँ। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज हमारे मेहमान हैं डॉक्टर राम पुनियानी। डॉक्टर राम पुनियानी साहब किसी तारुफ के मोहताज तो नहीं। 75 साल के डॉक्टर राम पुनियानी सोशल और कम्युनल हार्मनी पर बेशुमार लेक्चर्स और वर्कशॉप्स करने वाले डॉक्टर राम ने देश भर में सेक्युलरिज्म, प्लूरलिज्म और नेशनल इंटीग्रेशन की तालीम दी है। कई इनामात से नवाजा गया है, जिसमें 2006 का इंदिरा गांधी नेशनल इंटीग्रेशन अवार्ड और 2007 का नेशनल कम्युनल हार्मनी अवार्ड काबिल जिक्र हैं। कम्युनल पॉलिटिक्स और फिरका वाराना हम आहंगी पर कई किताबें भी लिख चुके हैं। आज हम डॉक्टर साहब से टीपू सुल्तान पर बात करेंगे। धन्यवाद। आपका प्रोग्राम में तहे दिल से इस्तकबाल है। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमें बताएं कि टीपू सुल्तान के जन्म दिन को लेकर कई तारीखें बताई जाती हैं, कभी 10 नवंबर, कभी 20 नवंबर, और अभी एक रिसर्चर ने दिसंबर 1 को बताया है, जिसको प्रोफेसर बी शेख अली ने भी सपोर्ट किया है कि ये सही है। आप बताएं डॉक्टर साहब कि ये क्या मामला है? देखिए जी, देखिए इसमें जैसे ऐसे लोगों के एग्जैक्ट जन्मदिन के बारे में कई बार कंट्रोवर्सी हो जाती है अलग-अलग डॉक्यूमेंट से। इस पर मैंने भी थोड़ी-सी बातचीत की है। मेरे एक दोस्त हैं सरफराज शेख, जिन्होंने सल्तनत खुद्दाद नाम की किताब लिखी है जी। और वो एक टीपू सुल्तान के डॉक्यूमेंट्स का मराठी में अनुवाद करने में व्यस्त हैं, जिसके लिए मैंने भी एक बार फॉरवर्ड लिखी है। तो जी। उन्होंने बताया कि उनके कई जो टीपू सुल्तान के लेटर्स हैं, वो बताते हैं कि उनका जन्मदिन 10 नवंबर का है। तो अभी जी। ये कंट्रोवर्सी तो नहीं हो गई, क्योंकि टीपू सुल्तान पर तो मैं पिछले 5-6 सालों से थोड़ा बहुत स्टडी कर रहा हूँ। पर ये कंट्रोवर्सी अभी नहीं दिख रही है। पर 10 नवंबर ये हुँ, उनका जन्मदिन है। उनके हुँ, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से, जो कई सालों से प्रचलित भी है। हुँ। अच्छा, तो 10 नवंबर जो है एक एक्सेप्टेड डेट ऑफ बर्थ इनकी है अभी फिलवक़्त। जी। जी। अच्छा, पिछले कुछ साल से आप तो वाकिफ़ ही हैं कि टीपू सुल्तान को लेकर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज़ हो रही हैं। उन्हें फ्रीडम फाइटर नहीं कहा जाना चाहिए, टाइगर ऑफ मैसूर नहीं कहा जाना चाहिए, वग़ैरह-वग़ैरह। ये सब किस मानसिक अवस्था की तरफ इशारा करती हैं डॉक्टर साहब? देखिए, ये जो समाज में अभी सांप्रदायिकता कम्युनलिज़्म बढ़ा है, उसके कारण टीपू सुल्तान को इस प्रकार से नेगेटिव लाइट में रखने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे आपको बताऊँ 1970 में आरएसएस ने जी, भारत भारती सीरीज़ निकाली थी एक, जी। और उसमें एक जो उसकी किताब थी वो टीपू सुल्तान की तारीफ़ में थी। 1970 की बात बता रहा हूँ आपको। जी, जी। और उसके बाद अभी जो भारत के राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी, इन्होंने भी 2-3 साल पहले टीपू सुल्तान के सम्मान में कहा था कि वो एक बहुत महान योद्धा थे, जिन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ी थी। तो जी। और आपको ये भी याद दिला दूँ, 2010 में आपके हुँ, जो कर्नाटका के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जी, जी। येडियुरप्पा हुँ, येडियुरप्पा 2010 में उन्होंने टीपू सुल्तान की वेशभूषा पहनी, हाथ में हुँ, तलवार ली और फ़ोटो हुँ, भी खिंचवाया। यानी हुँ, शुरुआत में तो ये ताकतें, ये फ़िरका परस्त ताकतें भी टीपू सुल्तान को अच्छा बताती थी, महान बताती थी। हुँ, और अभी जैसे उनका पावर बढ़ रहा है, हुँ, तो उनको लग रहा है कि जो भी मुसलमानों से ताल्लुक़ रखती है, उस हर चीज़ को खराब दिखाया जाए, उसके हुँ, चलते ये अभी की बात हो रही है। तो पहले अभी जी। तक की जो मैं आपको बात बताया कि उसमें तो टीपू सुल्तान को के गौरव में इन्होंने पहले बहुत सारी चीज़ें लिखी भी हैं, और उसका सबसे ताज़ा वाक़या तो रामनाथ कोविंद का है, हुँ, जब उन्होंने टीपू सुल्तान की तारीफ़ में बहुत कुछ कहा। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, बिल्कुल। अभी आपने कर्नाटक के बीएस येडियुरप्पा साहब की बात की है, तो एक रिपोर्ट के मुताबिक साहब, कर्नाटक में हुकूमत ने कहा था कि स्टेट गवर्नमेंट विल रिमूव ऑल रेफरेंसेस टू 18th सेंचुरी मैसूर रूलर टीपू सुल्तान, पॉपुलरली कॉल्ड द टाइगर ऑफ मैसूर, from school textbooks. As lessons on Tipu Sultan must not be in school textbooks, we will not allow them to continue. जी। We have already decided not to celebrate Tipu's birthday on November 10th as a state
function as he was a controversial ruler and indulged in forcible conversions, destructions of temples, and harassment of the Hindus. क्या ये कोशिश है डॉक्टर साहब के हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट करके सो दैट कि वो सूट कर सके पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज को? डॉक्टर साहब? जी, देखिए, हाँ जी। जी। ये ऐसा है कि जैसे मैंने बताया कि सांप्रदायिक कम्युनलिज्म, फिरका परस्ती, ये इतिहास का उपयोग करके आज हुँ, राजनीति खेलना चाहती है। हुँ, और पहले इन्होंने यही बात उत्तर भारत के मध्ययुगीन शासकों के बारे में, औरंगज़ेब के बारे में, अकबर के बारे में इस बात को किया, और टीपू सुल्तान का तो अभी तक इससे छूटा हुआ था, पर जैसे जी, उनकी गिरफ्त बढ़ती जा रही है, वो पूरे झूठ का सहारा लेके इन बातों को फैला रहे हैं। हुँ, इस बात में कोई सच्चाई नहीं है कि वो हिंदू विरोधी थे। वो हिंदू हुँ, विरोधी बिल्कुल नहीं थे। हुँ, उनका एक जो अभी मैनिफेस्टो ऑफ टीपू सुल्तान का जो अनुवाद किया गया है, वो मैनिफेस्टो ऑफ टीपू सुल्तान कहता है कि मैं टीपू सुल्तान, मेरा ये कर्तव्य है कि मैं अपने राज्य की रक्षा करूं और जी, यहाँ के लोगों को बिना भेदभाव के, बिना धार्मिक भेदभाव के उनके साथ डील करूं। ये टीपू जी, सुल्तान के मैनिफेस्टो में है। हुँ, दूसरा बात याद रखिए कि वो श्रृंगेरी मठ के शंकराचार्य को जगत गुरु के नाम से संबोधित करते थे। तीसरी बात आपको बताऊं कि ये उनके जो प्रधान सचिव थे, सेक्रेटरी या प्राइम मिनिस्टर जो भी कहिए, वो एक हिंदू थे, उनका नाम हुँ, था पूर्णैया। हुँ, तो उन्होंने इस प्रकार की कोई बात नहीं की, और उसके उलट तो मैं इतना बताना चाहूँ, महाराष्ट्र, और उसमें श्रीरंगपट्टनम का हिंदू मंदिर टूट गया, तोड़ा हुँ, गया। हुँ, तो टीपू सुल्तान ने खुद होके उसकी मरम्मत कराई, और खुद होके उसमें बहुत सारे आचार्य को भी वो दान देते थे, और उनके ऑफिस और उनके प्रशासन में भी बहुत सारे हिंदू थे। अब हुँ, ये बात और है कि जहाँ तक कन्वर्शन की बात है, कन्वर्शन की बात को तो ज़बरदस्ती लाया जा रहा है। जी, कन्वर्शन का कोई मामला नहीं था। जो लोगों ने कन्वर्शन किया है, वो तो कई बार वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, इनके अत्याचार से बचने के लिए किया है। कुछ लोगों हुँ, ने पॉलिटिक्स के लिए किया होगा, पर उनकी संख्या बहुत कम है। मुख्य रूप से तो जी, ये आरोप ज़्यादातर राजाओं पर लगाया जाता है कि उन्होंने कन्वर्शन, जीतने वाला राजा हारने वाले राजा पर कुछ अपमानजनक शर्तें, इंसल्टिंग कंडीशंस रखता था। ऐसे हुँ, कुछ-कुछ केसेस हुए होंगे। जहाँ तक जी, मास कन्वर्शन का सवाल है, मास कन्वर्शन कोई राजा ने नहीं करवाया। मास हुँ, कन्वर्शन का एक ही एग्ज़ाम्पल है, और वो है एम्परर अशोक। एम्परर अशोक ने अपने धर्म का प्रचार किया, बुद्ध धर्म का प्रचार किया। बाकी किसी राजा ने धर्म हुँ, का प्रचार नहीं किया। पर हुँ, हाँ, राजाओं की लड़ाइयाँ होती थी, जीतने वाला राजा हारने वाले राजा को इंसल्ट करता था, वो बात और है। उसके अलावा टीपू सुल्तान ने कन्वर्शन का काम किया हो, इसका कोई एविडेंस नहीं मिलता। ना उनका गोल था, ना राजाओं का गोल था हुँ, कन्वर्शन करना। हुँ, राजाओं का गोल था अपने एम्पायर को बढ़ाना, अपनी संपत्ति को बढ़ाना, और ये उसके आधार पे ये इस बात को मैं पूरी तौर से गलत मानता हूँ। जी, जी। अच्छा डॉक्टर साहब ये कहाँ तक सही है कि 200 साल पहले जो हो चुका है, उसको जी, प्रेज़ेंट पॉलिटिकल प्रिज़्म से देखना और वो भी सिर्फ़ कुछ सेलेक्टेड रूलर्स को ताकि जो है जी। हालाँकि 18th सेंचुरी में मोस्ट किंग्स फॉट नॉट फॉर इंडिया बट टू ईदर रिटेन और एक्सपैंड देयर ओन किंगडम्स। तो अभी इस सिनेरियो में प्रेज़ेंट कंडीशन से प्रेज़ेंट पॉलिटिकल प्रिज़्म से देखना ये कहाँ तक सही है या इसको जस्ट कितना जस्टिफ़ाई किया जा सकता है? ये तो नहीं किया जाना चाहिए, करना ही नहीं चाहिए। ये कम्युनल पॉलिटिक्स वाले लोग इसका प्रकार का करते हैं कि जैसे अगर आप पाकिस्तान में जाके देखिए, तो वहाँ जो मुस्लिम कम्युनलिस्ट हैं, वो भी इसी प्रकार की भाषा बोलते हैं। और भारत में तो जो हिंदू कम्युनलिस्ट हैं, वो मुस्लिम राजाओं के राज को एक बहुत ही नेगेटिव लाइट में प्रस्तुत करते हैं, और ये अपने आप में गलत है। वास्तव में इतिहास तो देखिए कि लोगों का जो इतिहास है, वो तो मेल-जोल का इतिहास है। जी। आप देखिए कि अभी भी कर्नाटका में ज़्यादातर लोकगीत जो हैं,
टीपू सुल्तान पर पॉपुलर सॉन्ग्स भी हैं जो वहाँ के लोग गाते हैं, उसको हम्म सेलिब्रेट लोग खुद करते हम्म थे, क्योंकि वो एक पॉपुलर राजा थे। पर वैसे देखा जाए तो आज के समय उस करके आज के पॉलिटिक्स को बढ़ावा दिया जा रहा है, और हम्म इसके कारण एक समस्या पैदा हो जा रही है। एक-एक राजा को खड़ा करते हैं, चुन के उसकी एक बात को पकड़ते हैं। जैसे एक बात को पकड़ेंगे कि उसने कई हिंदुओं पे अत्याचार किए, कई क्रिश्चियंस पे अत्याचार किए। हम्म तो ये सेलेक्टिव इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जो हॉर्स राइडर्स थे, हॉर्स हम्म राइडर्स जो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिल गए थे, तो टीपू हम्म सुल्तान ने वो कम्युनिटीज़ को डराने के लिए वो किया। पर वैसे हम्म ही उन्होंने जो मुस्लिम हॉर्स राइडर्स ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिले थे, उन पे भी उन्होंने ये किया। पर ये स्टेट का मामला था, पॉलिटिक्स का मामला था। इसमें मज़हब का जी कोई एलिमेंट नहीं था। जो कम्युनल हम्म लोग उसको मज़हब का एलिमेंट डालते हैं, वो पूरी तौर से गलत है। अच्छा, इसको तो पूरी तरह से ये किया जा रहा है कि इनको फ्रीडम फाइटर कहना ही गलत है। तो इसकी क्या हकीकत है डॉक्टर साहब? ये किस हद तक फ्रीडम फाइटर कहला सकते हैं? देखिए, जहाँ तक हुँ, फ्रीडम फाइटर का सवाल है, अब फ्रीडम फाइटर में 2 चीज़ें हैं। एक तो उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी जब अपना एक्सपांशन कर रही थी, तो टीपू सुल्तान एकमात्र राजा थे, जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी का विरोध किया। उन्होंने मराठा रूलर्स को लिखा, निज़ाम हैदराबाद को लिखा कि आप ईस्ट इंडिया कंपनी से मत जुड़ो और हुँ, हम मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। हुँ, और इसीलिए उनकी आपको पता होगा द सोर्ड ऑफ टीपू सुल्तान, हुँ, भगवान गिडवानी का जो 60 एपिसोड सीरियल है, हुँ, हुँ, उसमें इसी बात को बताया गया है कि उन्होंने कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ाई की। और हुँ, टीपू सुल्तान मेरे ख्याल से चंद राजाओं में एक थे, जो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ते हुए मारे गए। आपको जी, मैं बता दूँ कि 1799 में 4th एंग्लो मैसूर वॉर में टीपू जी, सुल्तान की डेथ हुई, और जी, ये उस समय अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ते हुए मारे गए। और वो एक राजा थे जो अंग्रेज़ों के राज का खतरा महसूस करके ऐसे हुँ, बाकी राजाओं को भी कह रहे थे कि आप ईस्ट हुँ, इंडिया कंपनी से दूर रहिए और हुँ, हमें उनको यहाँ से दूर करने की ज़रूरत है। हुँ, तब फ्रीडम फाइटर की जो डेफिनिशन है वो एक बात है, पर जहाँ तक अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने का सवाल है, इसमें हुँ, कोई डाउट नहीं कि टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों हुँ, के खिलाफ लड़ाई की, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया और उसी अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ते हुए हुँ, वो मारे गए। तो अब उसको अब डिस्टॉर्ट करके तो लोग अलग-अलग प्रकार से हुँ, ये बात करना चाहते हैं, क्योंकि वो इतिहास में एक बात को चुन के उस बात के आधार पे पूरी बात को कहते हैं। अगर पूरी बात को हम देखें तो हमको दिखता है कि कैसे उन्होंने अ, अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, और वो लड़ाई बहादुरी से लड़ी, और वो जी, लड़ाई में वो ख़ैर उनकी डेथ हो गई, ये बात और है। हुँ। पूरे 3 जंगों के बाद तकरीबन 30 साल लग गए टीपू सुल्तान को अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ते-लड़ते। इसके जी, बावजूद भी आज उन पर इल्ज़ाम है कि वो फ्रीडम फाइटर नहीं कहलाए जा सकते हैं। जी। ये तो ख़ैर देखिए, आपके कर्नाटका के जो सबसे फ़ेमस कल्चरल वर्कर थे, गिरीश कर्नाड। हुँ, गिरीश हुँ, कर्नाड तो यहाँ तक कहते थे कि टीपू सुल्तान की कर्नाटक में वही जगह होनी चाहिए जो छत्रपति शिवाजी महाराज की महाराष्ट्र में है। हुँ, हुँ, और उन्होंने तो कहा था कि बैंगलोर एयरपोर्ट का नाम भी टीपू सुल्तान के नाम पर होना चाहिए। तो हुँ, गिरीश कर्नाड एक प्रकार से कर्नाटक के इतिहास को एक पॉजिटिव लाइट में देख रहे थे। वो हुँ, एक फ़िरका परस्ती के नज़रिए से दूर उठकर जब वो देखते हैं, तो देखते हैं कि टीपू सुल्तान वास्तव में शेरे टाइगर ऑफ मैसूर थे। हुँ, वास्तव में उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग लड़ी। वास्तव में हुँ, उन्होंने नियम बनाने की कोशिश की कि हुँ, जो प्रजा है, सब्जेक्ट्स हैं, उनको बिना धर्म के भेदभाव के देखा जाए। पर हुँ, कम्युनल पॉलिटिक्स का एक तरीका है कि हुँ, आज आप पूरे इंडिया में देखिए, जैसे ये सांप्रदायिक लोग बढ़ रहे हैं, फ़िरका वाराना सोच बढ़ रहा है, वो इन चीज़ों को पकड़-पकड़ के लाएगा और ख़ास तौर से मुस्लिम राजाओं को टारगेट करेगा कि ये हुँ, मुस्लिम। पर राजा तो सभी एक प्रकार के होते थे। सभी राजा राज्य करते थे, लगान वसूल करते थे, राज्य का एक्सपांशन करते थे, राज्य के खिलाफ जो बगावत करता था, उनको खत्म कर देते थे। ये कोई एक राजा की बात नहीं है। दिस वाज़ जी, कॉमन विथ ऑल द किंग्स। हुँ, पर हुँ, ये अब क्योंकि उनके हाथ में पावर है, तो वो हुँ, इस प्रकार के इतिहास को बढ़ाकर समाज में और भेदभाव डालना चाहते हैं, और ख़ास तौर से मुस्लिम कम्युनिटी को दबाने के लिए
उनके खिलाफ नेगेटिव इमेज पैदा करने के लिए ये कर रहे हैं। क्योंकि वैसे तो मैं कहता हूँ कि इतिहास को केवल राजाओं के चश्मे से देखना गलत है। जी। इतिहास में आम लोग भी थे, गरीब किसान भी थे, औरतें भी मेहनत करती थी, दलित भी काम करते थे, व्यापारी भी थे। तो इतिहास को तो पूरा देखा जाना चाहिए। और ये जो बिल्कुल। फ़िरका परस्ती वाले इतिहास वाले हैं, वो केवल राजा के धर्म को देखते हैं, बाकी चीज़ों को भी नहीं देखते। अगर जी। राजा हिंदू है, तो वेरी गुड, मुसलमान है, तो दुश्मन है और उसका प्रतिबिंब आज के मुसलमानों पे डाल देते हैं। अब ये बताइए कि आज के मुसलमानों को आप टीपू सुल्तान से या औरंगज़ेब से या अकबर से कैसे आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं? आज का मुसलमान, आज की ज़िंदगी जी रहा है, तो वो ज़्यादातर मुस्लिम राजाओं को डेमोनाइज़ करना चाहते हैं, ताकि आज के मुसलमानों के नफ़रत को मज़बूत किया और इसी नफ़रत के आधार पे उनका पॉलिटिक्स एक-दूसरे के लिए मोहब्बत रहती है, प्यार रहता है, अलग-अलग धर्मों के बीच में। पर ये जो लोग हैं, फ़िरका परस्ती वाले, वो आज के मुसलमानों के खिलाफ और अभी क्रिश्चियंस के खिलाफ भी नफ़रत पैदा करना चाहते हैं। इस नफ़रत के आधार पे उनकी सियासत मज़बूत होती है। क्योंकि मेरी समझ ये है कि नफ़रत पैदा करके ही दंगे करवा सकते हैं। जी। नफ़रत नहीं होगी तो दंगे नहीं होंगे, दंगे हुँ, नहीं होंगे तो इनका पावर नहीं बढ़ेगा। तो उसको हुँ, करने के लिए ये सब चीज़ों को ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं, जो मेरे ख़्याल से इट इज़ अ अनफॉर्च्यूनेट थिंग और इतिहास को इस प्रकार से देखा नहीं जाना चाहिए। हुँ। बिल्कुल। एक और एस्पेक्ट है टीपू सुल्तान का के चश्मे से देखा जा सकता है कि एक स्कॉलर लिखते हैं कि इफ टीपू सुल्तान इज़ टू बी expunged from textbooks and cease to exist, will the new history books be silent on the introduction and use of rockets in the Anglo-Mysore War? The missiles whose remnants are still preserved in a museum in England, his patronage to sericulture, the establishment of strong navy, and correspondence with Napoleon Bonaparte. The scholar is asking simple questions. हम्म, इस बहुत पर अच्छा आपका क्वेश्चन पूछा है उन्होंने। जी, जी। ये तो रामनाथ कोविंद ने भी इस बात की मेंशन की थी कि टीपू सुल्तान इन्होंने मिसाइल टेक्नोलॉजी फ्रेंच लोगों से कोलैबोरेट करके टेक्नोलॉजी को डेवलपमेंट, नेवी का डेवलपमेंट में उन्होंने बहुत पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन किया, जो हम्म, मैसूर स्टेट को जिसने एक बहुत बड़ा पावर दिया हम्म, और उसको हम कभी भुला नहीं सकते, जो जी। एक ये रियलिटी भी है। कहा जाता है कि उस वक्त जो है मैसूर इकोनॉमिकली जो है ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पे एक सुपर पावर होता था उन दिनों के। जी। हम्म, ये भी है और ये भी बता दूँ कि उस समय ये अंग्रेज़ों उस समय तो इंडिया की ओवरऑल इकोनॉमी वर्ल्ड के जीडीपी में बहुत इम्पोर्टेंट जगह थी। हम्म, मैसूर की भी बहुत इम्पोर्टेंट जगह थी, मैसूर की और भी इम्पोर्टेंट जगह थी। इंडियन के जीडीपी का भी बहुत अच्छा हाल था और हम्म, अंग्रेज़ों के आने के बाद ये गिरकर जैसे जो है पहले 27% ऑफ ग्लोबल जीडीपी वाज़ फ्रॉम इंडिया। हम्म, अंग्रेज़ों के जाते समय ये 4% हो गई। तो एक्चुअली जी। वास्तव में तो जो इंडिया का प्रॉब्लम रहा है, वो राजाओं के धर्म का प्रॉब्लम नहीं रहा है, इंडिया का प्रॉब्लम रहा है ब्रिटिश रूल, हम्म, जिसने हमको प्लंडर किया, हम्म, हमारी प्रॉपर्टी को लेकर गए हम्म, और उसको ये चेंज करके अभी केवल मुस्लिम्स पे फ़ोकस करते हैं और ये आपने जो स्कॉलर को कोट किया है, उसने हम्म, बिल्कुल सही बात की है कि टीपू सुल्तान का बहुत फ़ोकस था वॉर हम्म, टेक्नोलॉजी पे, नेवी पे, ट्रेड पे हम्म, और लोगों को एक अच्छा प्रशासन चले इस तो हम्म, ये जो फ़िरका वाराना ताकतें हैं, ये काफ़ी खतरनाक खेल खेल रही हैं, भारत हम्म, के इतिहास का उपयोग करके। इतिहास को इन्होंने अपने हिस्ट्री को, तारीख़ को अपने हाथ में एक टूल बनाया है, आज के मुसलमानों के खिलाफ नफ़रत बढ़ाने के लिए। ये अब इसका मुकाबला तो करना चाहिए क्योंकि बहुत सारी सच्चाइयाँ इतिहास की हैं और वो सभी कई राजाओं पे कई चीज़ें लागू करते हैं। तो एक-एक चीज़ों को पकड़ के वो उसको जो नेगेटिव चीज़ें करते हैं, बताते हैं हम्म, उसको उसके माध्यम से आज के मुसलमानों को टारगेट करने की कोशिश है, ये मैं क्लियर कट देख रहा हूँ। हम्म, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे इतिहास में जो मेल-जोल की बातें थी, जो हिंदू-मुसलमानों के बीच में अच्छा कल्चर डेवलप हुआ, सब गंगा एरिया जमनी पे, तहज़ीब जिसको जो यहाँ कहते के थे। धर्म के
जी। आज उसी को हुँ, क्वेश्चन कर रहे हैं। ये मैं आपको बता दूँ सबिया जी कि आज हुँ, गंगा जमुना तहज़ीब को भी क्वेश्चन कर रहे हैं हुँ, और ये बता रहे हैं कि ये सब चीज़ें मुसलमानों द्वारा हमारे पे थोपी गई। अब ये हुँ, थोपी गई तो फिर व अभी जैसे देखिए एक तरफ से अभी दिवाली के समय एक ने बिरयानी की दुकान खोला, हुँ, ये किया, तो जी, उस पे अटैक हुँ, किया। अब बिरयानी हुँ, बिरयानी को आप एन्जॉय कीजिए, उसको क्यों सोचते हैं ईरान से आई है तो ठीक है, जहाँ से भी अच्छी हुँ, चीज़ आए आप उसका स्वागत कीजिए। बिरयानी है, जलेबी बिल्कुल, है, गुलाब जामुन है, ये अच्छी-अच्छी चीज़ों को हम कैसे नकार सकते हैं? और फिर देखिए यहाँ सूफ़ी ट्रेडिशन है, भक्ति हुँ, ट्रेडिशन है, हुँ, संत ट्रेडिशन जो है उसको मानने वाले सभी लोग थे, क्योंकि वो हुँ, इंसानियत की बात करते हैं। जी, इंसानियत की बात का हर समय स्वागत होना चाहिए। तो अभी कम्युनल पॉलिटिक्स तो बहुत खतरनाक एंगल ले रहा है हुँ, क्योंकि पिछले 7 सालों से इसका जो अनइंटरप्टेड पावर चल रहा है उसके चलते इतिहास की बातों पर इसने फिर से फ़ोकस करना चालू कर दिया है हुँ, और जो हम समझते हैं वास्तविक इतिहास, साइंटिफिक इतिहास भी एक विज्ञान है, इट इज़ अ हुँ, साइंस हुँ, और उसके उसकी बेस होना चाहिए, हुँ, उसका लॉजिक होना चाहिए। उस हुँ, लॉजिक से परे ये इमोशंस को लेकर हुँ, हिस्ट्री को बनाना चाहते हैं और हुँ, उनका गोल है, उसमें उसका गोल है। हुँ, आप जैसे कि गांधी गांधी अपने हिंद स्वराज में लिखते हैं कि हिंदू राजा भी थे, मुसलमान राजा भी थे, मुसलमान राजाओं की हिंदू प्रजा भी थी, मुसलमान भी प्रजा थी और उल्टा हुँ, भी था, सब लोग रहते हुँ, थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया में बताते हैं, गंगा जमनी तहज़ीब भारत की हुँ, कितनी उच्च परंपरा है, उसको हुँ, भी अब ये नकार रहे हैं। तो उस क्योंकि हुँ, जैसे इसका इम्पैक्ट बढ़ते जा रहा है कम्युनल पॉलिटिक्स का, हुँ, ये सबसे खतरनाक बात है। क्योंकि हुँ, भारत में बहुत अच्छे-अच्छे इतिहासकार हुए हैं, हुँ, जिन्होंने टीपू सुल्तान पे अच्छा काम किया है और ये मैं आपको जानकारी दे दूँ कि अभी सरफराज शेख जैसे हमारे जो नौजवान साथी हैं, वो तो टीपू हुँ, सुल्तान पे और भी अच्छा रिसर्च कर रहे हैं। हुँ, हुँ, वैसे इंडियन मिडिएवल हिस्ट्री पे भी बहुत अच्छा रिसर्च हुआ है, पर उस सब रिसर्च को ये कंडेम करना चाहते हैं कि भई ये तो लेफ्ट हिस्टोरियंस ने लिखा है, ये हुँ, तो वामपंथी इतिहासकार हैं। जबकि हुँ, इतिहास की सच्चाई को कहना ये कोई वामपंथ नहीं होता, ये एक विज्ञान की बात होती है, जिसको हम नकार नहीं सकते। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। डॉक्टर साहब आपकी इसी तरह की बातों पर सुना है कि आपको भी जो है धमकियाँ मिलती हैं आप हाँ, वो देखिए ज़िंदगी का पार्ट है। हुँ, अब आपको भी आप हिंदुस्तान उसूलों के लिए छोड़कर लड़ेंगे तो जाने के आपके लिए लिए कहा आपको जाता है। कुछ उसमें त्याग तो करना पड़ेगा। तो वो हुँ, जो काम करने के लिए बंद करने के लिए कहा जाता था, हुँ, तो ख़ैर ठीक है, वो भी अभी तो नहीं है, अभी तो ठीक है। हुँ, हुँ, पर है रिस्क तो रहती है, पर अब ऐसा है, सच्चाई के हुँ, रास्ते पे आपको चलना है तो चलना है। उसमें कोई बिल्कुल, कोई इसमें ये नहीं है। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब आप क्या कहना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स से ख़ास तौर पे किस बात पे ध्यान दें, इन सब बातों को लेकर इस कम्युनलिज़्म को जो बढ़ावा हुआ है, उसके ताल्लुक से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? देखिए मेरा मेरा तो समझ ये है कि पहले तो हम इतिहास को सही तरीके से समझें और ख़ास तौर से इतिहास में हमारे जो आम लोग कैसे रहते थे, उनका कैसा मेल-जोल था, गंगा-जमनी तहज़ीब का अलग-अलग प्रभाव कर्नाटक में, साउथ इंडिया में, दूसरी जगह पे था, वो समझें और लोगों तक इस बात को ले जाना ज़रूरी है। हुँ, क्योंकि सवाल क्या है कि आज उनका इम्पैक्ट जो है, वो मीडिया के माध्यम से और बाकी तरीकों से बहुत मज़बूत उनका इम्पैक्ट है और उसके चलते लोगों में नफ़रत बढ़ रही है। तो हुँ, हम लोग केवल यहीं तक बैठकर चुप नहीं रह सकते। हमारा हुँ, काम है कि अच्छे लिटरेचर को, अच्छे वीडियोज़ को लोगों तक ले जाएँ, रेगुलर मीटिंग्स करें, 15 दिन में फ़िल्म क्लब चलाएँ, जिसमें हम सच्चाई को लोगों तक ले जा सकें। कि हुँ, देखिए, लोगों उनकी आलोचना करना तो आसान है, हुँ, पर सवाल तो ये है कि उनसे मुकाबला करना है और सही मुकाबला बात। हमें कोई गलत बात के लिए नहीं करना, हुँ, मुकाबला उसूलों के लिए करना है, हुँ, मोहब्बत के मूल्यों के लिए करना है, शांति के लिए हुँ, करना है। तो हुँ, हमको जगह-जगह पीस सेंटर बनाना चाहिए, पीस सेंटर एक्टिविटी करनी चाहिए। हिंदू, हुँ, मुसलमान, क्रिश्चियन मिलकर त्योहार मनाएँ, हुँ, गांधी जयंती, भगत सिंह जयंती, अम्बेडकर जयंती मनाएँ। सही हुँ, इतिहास के वीडियोज़ अभी बहुत वीडियोज़ उपलब्ध हैं। मैं आपको हुँ, बता दूँ कि हुँ, इसमें एक हमारे दोस्त हैं अशोक कुमार पांडे, उनके अच्छे हुँ, वीडियोज़ हैं। हुँ। एक का दूसरे हैं जगह भारत ग्रुप, उसके अच्छे वीडियोज़ हैं। मेरा खुद का भी इसमें थोड़ा बहुत योगदान है, सॉरी खुद के बारे में कह रहा हूँ। ये सब नहीं, चीज़ों हमने को देखा है डॉक्टर वो साहब सब आपके चीज़ों को बहुत लोगों तक ले जाना ज़रूरी है।
और ये तभी हो सकता है कि जैसे हम 15 दिन में एक जगह नियम बना लें कि हम 15 दिन में एक बार मिलेंगे, इन चीज़ों को देखेंगे, इस पे चर्चा करेंगे और समाज में एक मोहब्बत का वातावरण पैदा करने की कोशिश करेंगे, जो गांधी का रास्ता था, मौलाना आज़ाद का रास्ता था, उस रास्ते पर हम चलने की कोशिश करेंगे। ये चीज़ हमारे लिए आज बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमारी पूरी डेमोक्रेसी खतरे में है और सवाल केवल माइनॉरिटीज़ का नहीं है, माइनॉरिटीज़ का सवाल तो है ही, पर माइनॉरिटीज़ के सिवा पूरे डेमोक्रेसी का सवाल है, कॉन्स्टिट्यूशन का सवाल है, समाज के कमज़ोर तबकों का सवाल है। ये कोई आज देखिए, एक तरफ तो हिंदू-मुसलमान का ये हो रहा है, दूसरी तरफ देखिए गरीबी बढ़ रही है, अमीर लोग बहुत सारा पैसा जमा करके यहाँ से भाग रहे हैं और कितना गलत प्रोपेगेंडा मीडिया का एक तबका कर रहा है। तो ये सब के खिलाफ एक हमारे जो भी मतभेद हों, छोटे बहुत डिफरेंसेस हों, उसको भूलकर हमें एक कैंपेन की ज़रूरत है, नेशनल मूवमेंट की ज़रूरत है, जो इन सब चीज़ों को लेकर समाज में एकता पैदा करे, मोहब्बत पैदा करे, गरीबी को दूर करने की बात करे, स्वास्थ्य सुविधाओं को, हेल्थ फैसिलिटीज़ को बेहतर बनाने की बात करे, एजुकेशन को इम्प्रूव करने की बात करे। उसके बगैर तो फिर हमारा काम अधूरा ही रहेगा ना, केवल बिल्कुल, आलोचना करके हम रुक जाएँगे, तो वो नहीं, बात सही नहीं है। तरक्की नहीं कर पाएँगे हम लोग जी, भी, जी, कहाँ जी। जहाँ के वहीं रह जाएँगे। जी, बिल्कुल, जी। बिल्कुल। जी, ये जो ज़हनों को एक तरह से जो हाइजैक कर लिया गया है कि यूथ को जो दिखाना चाहते हैं बस वही देखें और कुछ लोगों के ताल्लुक से जो लिबरल बातें करते हैं, उनके ताल्लुक से एक तरह का सिनेरियो पेश कर दिया गया है कि उनकी बातें नहीं सुननी है। ये जो है टोटल एंटी नेशनल हैं करके। जी, तो जी। इस चीज़ को हम कैसे बदल सकते हैं डॉक्टर साहब? देखिए, उसका तो एक ही तरीका है कि हमारे अपनी कम्युनिटीज़ के अंदर, अपने एरियाज़ के अंदर, एक तो जो आम लोगों के सवाल है, उस पर कैंपेन करने की ज़रूरत है। अब जैसे जी। महँगाई बढ़ रही है, बेरोज़गारी है, किसानों के सवाल हैं, ये मुद्दों पे जो लोग काम कर रहे हैं, उनको सपोर्ट करने की ज़रूरत है। और आपके हुँ, जैसे चैनल्स ऐसे बहुत सारे हों, मैं तो कहता हूँ, क्योंकि अभी जो बड़े चैनल हैं, वो तो उनमें से ज़्यादातर तो बिक गए हैं। ज़्यादातर गोदी मीडिया का काम कर रहे हैं। तो ज़्यादा ज़रूरत है कि आपके जैसे चैनल, छोटे सारे ब ऐसे-ऐसे बहुत सारे चैनल्स मिलके जो मूवमेंट समाज के लोगों के राइट्स के लिए हैं, उनको सपोर्ट करें। और हुँ, साथ ही साथ मुझे तो ये बहुत लगता है कि जो नफ़रत पैदा कर रहे हैं, उस नफ़रत का मुकाबला करना भी बहुत ज़रूरत है। और उसके लिए हमें ईमानदारी से, सच्चाई से, सही बातों को लोगों तक ले जाने के अलग-अलग तरीके सोचना चाहिए। मैं तो कुछ छोटी बातें बता रहा हूँ, पर इसी में बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं और इसमें वॉलंटियर्स को तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि ये जी, काम कोई 2-4 लोगों का नहीं है, ज़्यादा हुँ, वॉलंटियर को तैयार होना पड़ेगा, जो हर जगह जाएँ और ये देश की एकता का पैगाम, सब लोगों के लिए मोहब्बत का पैगाम जगह-जगह हुँ, फैलाएँ। इसके लिए एक हुँ, बहुत बड़ी हमको लोगों को तैयार भी करना पड़ेगा, ख़ास तौर से हुँ, नौजवान, नवयुवतियों को, लड़के-लड़कियों को, जो हुँ, अपना वक़्त समाज के लिए देना चाहते हैं, दे सकते हैं, देने की परिस्थिति में हैं, वो इस तरफ अपना ध्यान लगाएँ और हुँ, अपना थोड़ा वक़्त निकाल के समाज के बीच में पॉज़िटिव चीज़ें, सकारात्मक बातें इनको लेकर उस भारत को बनाने की कोशिश करें, जिसका सपना आज़ादी के आंदोलन के दौरान हमारे बड़े लीडर्स ने देखा था। जी। जब आप इस तरह के लेक्चर्स और वर्कशॉप्स करते हैं तो रिस्पॉन्स क्या होता है डॉक्टर साहब? देखिए, ये लेक्चर्स 2-3 बातें आपको बताता हूँ कि समाज में आज बहुत सारा एक बड़ा तबका कम्युनल तो हो गया है। हुँ, पर दूसरी बात आपको बताता हूँ कि उससे बड़ा तबका है, जो अभी भी सेक्युलरिज़्म में मानता है। जी। फ़र्क यही है कि जो कम्युनल तबका है, वो बहुत यूनाइटेड है। हुँ, उसके पीछे बहुत ऑर्गेनाइज़ेशनल स्ट्रेंथ है बहुत बढ़िया बात कही है आपने डॉक्टर साहब। और जो सेक्युलरिज़्म की ताकतें हैं, वो बहुत फ्रैगमेंटेड हैं, टूटी हुँ, हुई हैं, बिखरी हुई हैं। हुँ, मेरा विश्वास है कि ज़्यादा लोग अभी भी इंसानियत में मानते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, प्रेम-मोहब्बत में मानते हैं, ज़्यादा लोग हैं। पर हुँ, उनको एक साथ में लाने की ज़रूरत है। कोई मैं पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं कोई ऑर्गनाइज़ेशन की बात नहीं कर रहा, मैं विचारों की बात कर रहा हूँ, कि जी, विचारों से उन लोगों को साथ में लाने की ज़रूरत है हुँ, और देश में अभी भी उम्मीद बहुत है। उम्मीद बहुत है क्योंकि लोग आज बहुत परेशान हैं गरीबी से, बेकारी से, भुखमरी से, हेल्थ सुविधाएँ ना होने से।
तो ये चीज़ों की जब मैं लोगों में बात करता हूँ, लोगों में इस प्रकार की बात का तो एक प्रकार का रिस्पॉन्स तो नहीं होता। पर हुँ, एक तबका है जो इस बात को स्वीकार करता है। हुँ, वैसे हमारा काम बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है, जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ है, पर फिर भी उम्मीद बहुत है कि अगर इस प्रकार के काम को बढ़ाया जाए, तो एक अच्छा समाज निश्चित रूप से बन सकेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। हम दुआ करते हैं कि हम सब इस तरह की कोशिशों में कामयाब हों। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब इस डेली सालार डिजिटल से जुड़ने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक थैंक यू। यू। आपका भी शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया।